अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अनमोल हक। मुल्क में इलेक्शन से पहले सियासी हलचल जारी है और कुछ सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है और जो कायम हुआ इत्तेहाद है कुछ पार्टियों का आपस में, उसको टूटते हुए भी हम देख रहे हैं। प्री इलेक्शन कैंपेन भी जारी है जिसमें देखा गया कि आज भी बिलावल भुट्टो ने मर्दान में एक कामयाब जलसा किया और कल भी वर्कर्स कन्वेंशन में उन्होंने खिताब किया और उस खिताब में भी उन्होंने कुछ बातें की कि उनका कहना था कि 70 साल के बाबों को अब मौका न दिया जाए, मौका मुझे ही दिया जाए। मैं मुल्क को कौम की तरक्की के लिए काम करूंगा और नाउमीद नहीं करूंगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की मईशत की बात की जाए तो IMF के साथ दूसरा दौर कामयाब हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए अभी कुछ अदवार और भी कायम करना पड़ेंगे IMF के साथ। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में होने वाली सियासी हलचल, सियासी पार्टियों के इत्तेहाद पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल साहब और IPP के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। सबसे पहले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आपसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, आज बिलावल भुट्टो की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया, बड़ा अनोखा सा बयान था और कह लें कि कुछ मज़े का खेस भी था। उन्होंने कहा कि 70 साल के बाबों को जो आपने मौका देना तो आप मुझे मौका दे दें, चौथी बार दूसरी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि मुझे मौका दें, मैं मायूस नहीं करूँगा। किस तरह से देखते हैं इस बयान को और पाकिस्तान की सियासत में ऐसे बयानात की वाकई में कोई जगह है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्राइसिस है, लीडरशिप का भी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है और पाकिस्तान की हर चीज़ जो है उस स्टेक पे लगी हुई है। अब जो पिछला 1.5-2 साल तहरीक फसाद फिल अर्ज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से बर्पा की गई, उसके बाद जो 9 मई की सूरत में जनाब उसकी ऑफशूट्स आई और फिर 9 मई के बाद के जो हालात हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक फिजिबल सोल्यूशन के तौर पे नहीं देखी जा रही, क्योंकि खुद सिंध के अंदर उनके मामलात बड़े ख़राब हैं। सिंध के अंदर पिछले 15 साल उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का लाडला बन के अपनी बारी ली है और अब मैं नहीं समझता कि सिंध के अंदर उनकी परफॉर्मेंस 15 साल की इतनी अच्छी है कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे सिंध हासिल भी कर पाएंगे कि नहीं। और पूरे बाकी पाकिस्तान के अंदर तो कोई सूरत हाल ही नहीं है, ना पंजाब के अंदर, ना KPK के अंदर, ना बलोचिस्तान के अंदर। तो इस सारे सिनेरियो के बाद मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी साहब तो दूर की बात, आसिफ जरदारी साहब भी अगर आके कहें कि जनाब मैं साबिक प्रेसिडेंट हूँ और मैं बड़ा जीनियस और बड़ा सीजन पॉलिटिशियन हूँ, मुझे बनाओ, तो वो भी कोई सुटेबल और एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है इस वक्त। तो सर, ये तो बड़ा बयान दिया जा रहा है उनकी जानिब से। वो तो साफ कहते हैं कि इस बार वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही बनेंगे और लाहौर से कोई वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। ये तो यकीनन उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ है, लेकिन ये क्लियर वर्ड्स हैं उनके कि इस बार वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। उनको तो अपनी कारकर्दगी पर बड़ा कह लें कि श्योरिटी है कि हम ही सारी वजारतें लेके जाएंगे। आज उन्होंने ये भी कह दिया वज़ीर आज़म भी जयाला होगा, वज़ीर आला भी जयाला होगा। अनमोल, वो हिटलर नया नया वज़ीर आज़म बना ना जर्मनी का, तो वो एक पागल खाने का दौरा करने गया, तो वहां पर उसे एक पागल ने उससे पूछा तुम कौन हो, तो हिटलर कहता है मैं फ्यूरर हूँ। फ्यूरर जर्मनी में वज़ीर आज़म को कहते हैं मैं इस मुल्क का जर्मनी का वज़ीर आज़म हूँ। तो वो पागल ने कहा इसी तरह ये जो भी नया नया आता है यहाँ पे वो यही कहता है। तो बात यह सियासी जमात के किसी लीडर से भी पूछेंगे वो वज़ीर आज़म नहीं कैंडिडेट होता है, वो यही कहता है कि बस मेरी पार्टी आ रही है इक़्तिदार में जनाब, हम जनाब बरसे इक़्तिदार आने वाले हैं। एक अकेली सीट के ऊपर भी कोई इलेक्शन लड़ रहा होगा ना, वो भी यही कहेगा मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन रहा हूँ। तो इस तरह के बयानात के ऊपर आप ना जाएं। मैंने आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज रखी हैं। ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने है कि सिंध के अंदर अगर सर ऐसे बात की जाए तो फिर तो आप भी यकीनन उम्मीदवार होंगे कि मैं भी वज़ीर आज़म की सीट पर बैठ जाऊं। सर, ख्वाहिश करने में कौन सा हर्ज है? मैं अनमोल रियलिस्टिक आदमी हूँ। मैं एक मिनिस्टर की हद तक का ये भी फिलहाल ख्वाब देख सकता हूँ, क्योंकि मैं मिनिस्टर रहा हूँ, 6 मिनिस्ट्रियाँ मैंने एक्सरसाइज की है। सर, तरक्की तो हर आदमी को अच्छी लगती है, उस तो आगे मैं जाने की कोशिश नहीं करने लगा। सर, तरक्की तो हर आदमी को अच्छी लगती है। बहरहाल से अगर बात की जाए करनी चाहिए ना, ठीक है, तरीके से तरक्की करनी चाहिए ना, लंबी उड़ान नहीं करनी चाहिए। तो बिलावल जरदारी साहब माशाल्लाह अभी थोड़ा सा 10-15 साल सब्र कर लें और फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या चीज बनती है।
सर, आपकी पार्टी मंशूर की बात की जाए तो दावे किए गए हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स तक जो पेट्रोल वाले हैं उनको पेट्रोल की फराहमी में आसानी होगी, लोगों को सब्सिडीज़ मिलेंगी। सर, किस तरह से लेकर चल रहे हैं जब हम लोग चल ही IMF के सहारे पर रहे हैं, बैसाखियों पर रहे हैं, तो सर इतने बड़े दावे और फिर इलेक्शंस आ गए हैं सर पे, तो किस तरह से अगर फॉरवर्ड पार्टी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आती है तो कैसे पॉसिबल होगा, क्या रोड मैप होगा इस सबका? अनमोल, आपने हमारा पट्टा बिठाना है। ये जो 100% फ्री बिजली वाला दावा हमने कोई नहीं किया। नहीं सर, वो 300 यूनिट तक बिजली का आपने दावा किया ना। हमने कहा है 300 यूनिट तक जो बिजली के सार्फिन है, जो लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, उनको हम बिजली का बिल जो है वो रियासत देगी। और उनको इतना बड़ा हमने कोई दावा नहीं किया वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर वाला। जब हम लोग किसी किस्म की सब्सिडी दे ही नहीं पा रहे किसी भी आम आदमी को, और दूसरी तरफ हम 300 यूनिट तक की जो है वो बिजली मुफ्त फराहम कर रहे हैं, दोनों चीजें पैरेलल चल नहीं रही। मैं बताता हूँ, आपकी आत्मा को पूरी शांति मिलेगी। आप तसल्ली से मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप। सर, पूरी पाकिस्तान की आवाम चाह रही है शांति मिले। मैं जवाब देता हूँ ना। ये जो 300 यूनिट तक की बिजली फ्री हम कह रहे हैं, मोटरसाइकिल सवारों को 50% पेट्रोल जनाब कह रहे हैं कीमत पे, या हम जनाब 12 एकड़ जमीन के किसानों को ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री कह रहे हैं, हम 50,000 कम से कम तनख्वाह का जो हम कंसेप्ट पेश कर रहे हैं, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। किस तरह एहसास प्रोग्राम जो हमने 5 साल 3.5-4 साल हमने यूटिलाइज किया, उससे पहले बेनजीन भट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके अंदर कई 100 अरब रुपया, अनमोल साहिबा, कई 100 अरब रुपया रियासत पाकिस्तान लगाती है। लेकिन क्या है, 2000, 4000, 3000, 5000, 6000 भिखारी बनाया हुआ पूरी पाकिस्तानी कौम को। हम वही जो कई 100 अरब रुपये ना, हम उसको यूटिलाइज करेंगे इस मकसद के लिए। हम कोई एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करने का या एक्स्ट्रा पैसा एलोकेट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही एहसास प्रोग्राम, वही इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से जनाब हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और अपने इस मैनिफेस्टो को जनाब हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। सर, आपकी जो साबका पार्टी थी वो IMF के साथ चलने में मुतफिक नहीं होती थी, अब आपकी जो पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें रहकर क्या समझते हैं कि अगर फॉरवर्ड पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आती है तो IMF के साथ चलेंगे, जबकि हमारी जो वज़ीर ख़जाना वो कह चुकी हैं कि हमें कुछ अदवार और चाहिए होंगे IMF के साथ? देखो अनमोल, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहले 6 महीने एक जिद लगाकर, जब आप IMF के साथ आपने प्रोग्राम नहीं लिया और जब मामला सारे बिगड़ गए, फिर आप चले गए IMF के पास, उनसे आपने जनाब प्रोग्राम जनाब डील कर ली। फिर उसके बाद आपने अक्टूबर 2021 में आपने दोबारा IMF के साथ जनाब सारे मामला को जनाब तय किया और नया प्रोग्राम लिया। और हर प्रोग्राम के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पूरी पाकिस्तानी कौम को बताया करते थे, और हमें हमारी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर पंजाब की और वफाक की तमाम मिनिस्टर्स को बताया करते थे कि अब महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा और वो हमें फेस करना है। हमें बताया जाता था, कौम को भी बताया जाता था। अब जहां तक बात है ना IMF की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बज़ाहिरन नेगेटिव तरीके से मीडिया के अंदर प्रेजेंट की जाती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर हमारे हुक्मरान इंसान के बच्चे हो ना, अगर वो तरीके के साथ अपने मामला चलाएं, वो बादशाहों की तरह जनाब अरिस्टोक्रेट्स की तरह और जनाब शहनशाहों की तरह जिंदगियां ना बसर करें, वो आवाम के पैसे को राम राम सपना पराया माल अपना और छिको छिंगड़ेरियां अदियां मेरियां तो बाकी अदियां भी मेरियां वाला माहौल बना के ना उजाड़े ना, तो फिर IMF की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है और पाकिस्तान के खजाने पे बोझ भी नहीं पड़ सकता। लेकिन होता यह है कि हमारे हुक्मरान अथोवी ते प्लथोवी जनाब अपनी जनाब अयाशियां भी रखते हैं, IMF से पैसे भी लेते रहते हैं, और वो जो IMF का जितना कर्जा है अपनी अयाशियों में उजाड़ देते हैं, लेकिन उसका बोझ जो है वो आवाम के ऊपर पड़ जाता है। अगर हुक्मरान भी आवाम की तरह अपना पेट काटे ना, अपना रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना जब वो एक तरीके का रख लें, हेलीकॉप्टर से उड़ के अपने घर बनी गाला से वजीर आजम हाउस से बनी गाला हेलीकॉप्टर, फिर हेलीकॉप्टर से बनी गाला, फिर बनी गाला से हेलीकॉप्टर तो तले ही ना आओ तुसी,
तो फिर जनाब हालात तो खराब होंगे ना अनमोल साहिबा। फिर तो सारे का सारा IMF के कर्जे का बोझ आवाम के ऊपर आएगा। नहीं सर, ये नहीं कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आती है तो यानी कि आपका मतलब है कि हम IMF के साथ चलने को तैयार हैं क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। IMF के साथ चलने का कोई पाबंदी नहीं होती। IMF एक प्रोग्राम देता है, उस प्रोग्राम के तहत अगर तो आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो उसको एक्यूरेट कर लेते हैं, अपना ट्रेड डेफिसिट जो है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इंपोर्ट्स के ऊपर ओवरकम कर लेते हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लेते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस उसको आप अच्छा कर लेते हैं, पाकिस्तान की सेविंग को आप बेहतरीन कर लेते हैं, मुल्क की सेविंग को, तो जनाब आपको नेक्स्ट टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्यों लेना पड़ता है कि आपने पहले जो कर्जा लिया उस कर्जे को आपने प्रॉपर तरीके से, एक्यूरेट तरीके से, एहसन तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया। आपने अपनी अली और तललियों में उजाड़ दिया, आपने करप्शन में उजाड़ दिया, आपने मिसमैनेज किया, आपने उसको प्रॉपर तरीके से आवाम की और रियासत की फलाह बहबूद के लिए और इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको लेना पड़ता है। तो ये चीज हम नहीं करेंगे। हमारा नारा है तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम पाकिस्तान का। हमने पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो देनी है। उन तीन चीजों के हवाले से जो जो इक़दाम करने पड़ेंगे हम करेंगे इंशाल्लाह। फ़याज़ हसन शाह साहब, यकीनन सारी पार्टियां दावे कर रही हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शंस के बाद कौन से दावे जो हैं वो पूरे होते हैं और कौन से दावे के दावे ही रह जाते हैं। सर, सियासी इत्तेहाद की बात करें तो सियासी इत्तेहाद का सिलसिला दीगर पार्टियों की जानिब से तो जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान में भी कर लिया, आने वाले दिनों में KPK में भी करने वाली है। और जो आपकी पार्टी है उसके कितने चांसेस हैं कि वो इत्तेहाद करेगी बाकी जमातों के साथ, और अगर इत्तेहाद करती है तो कौन कौन सी जमातें होंगी जिनके साथ इत्तेहाद किया जा सकता है? देखिए, हम तो एक न्यू कमर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, नई पार्टी है। सर, आप तो न्यू कमर नहीं है सर, ऐसे तो मत कहें। नहीं, मैं पूरी बात तो सुन लो ना। जी जी। हम पार्टी नहीं है लेकिन सियासतदान हम पुराने हैं। हमारे जितने जनाब मेंबर्स हैं सारे के सारे 5 साल से लेके 30-30 साल तक की वजारतों का और MNA MPA का तजर्बा रखते हैं, इलेक्टेबल्स हैं। रियासत को चलाने का, सूबों को चलाने का, हुकूमत को चलाने का अल्लाह पाक के करम से वसी तजर्बा है हमारी पूरी लीडरशिप को और हमारे तमाम मेंबर्स को। तो इंशाल्लाह हम पहली कोशिश ये है कि ऑटोनोमसली हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पे। बाकी जहां पर कोई लोकल लेवल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या सपोज कोई सूबे लेवल की होगी, वो पार्टी की लीडरशिप जनाब मशवरे से तय करेगी, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि हमारे पास नरगसियत नहीं है फालतू की। जैसा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर एक नरगसियत थी कि जनाब अपने अलावा तो किसी के साथ बैठना ही नहीं, अपने अलावा तो कोई अच्छा है ही नहीं, खुद जनाब आप अल्लाह के वली, बाकी सारे जनाब जालिम, जाबर और गुनाहगार, खताकार, सयाकार, बदकिरदार। हम ये नहीं समझते। हमारी नजरों में सारे पॉलिटिशियन बराबर हैं और पॉलिटिशियन के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इत्तेहाद हो जाए। हो सकता है, इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। इलेक्शन से पहले और बाद दोनों सिचुएशंस आपने रखी हुई हैं। चलें सर, देखते हैं कि इत्तेहाद कौन सी जमातों के साथ होता है। सर, एक अलायंसेस बन रहे हैं दीगर सियासी जमातों के, अगर देखा जाए तो सिंध में भी बन रहे हैं, बलोचिस्तान में भी बन गए हैं, पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी बन रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इन सियासी जमातों के मिलकर बैठकर काम करने में या इलेक्शन लड़ने में रोशन है, या अगर इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ा जाए सियासी जमातों की जानिब से तो वो ज़्यादा बेहतर है? देखो अनमोल, इस वक्त पाकिस्तान का जो हालात और वाक़यात हैं उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंगल हैसियत से पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकती। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के और एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान को इस गर्दाब से और इस भंवर से निकालना है। पाकिस्तान का बुनियादी मसला इस वक्त यह है कि पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया होने के करीब है। इकनॉमिकली हम डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसमें बहुत सी जनाब डिस्कशन हो सकती है, बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ बर्दाश्त के साथ, एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ और एक दूसरे को रास्ता देके और एक दूसरे के साथ मिल के जनाब पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। वो ये समझे सिंगल यहाँ पे कोई सादा अक्सरियत नहीं ले सकता। ये भी सुन लें, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से आपको बताऊं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज
इस वक्त सिंगल अगर इलेक्शन लड़े तो वो 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। ये भी सुन लें, ये मेरा दावा नहीं है, ये रियलिटी है। कोई सिंगल पार्टी 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। फिर अगर आईपीपी इलेक्शन अकेले लड़ती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? भाई हम वही मैं कह रहा हूं कि हम इंशाल्लाह मौजूदा हालात के हवाले से कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, स्पेशली पंजाब के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर हालात और वाक़यात के मुताबिक सारी चीज देखेंगे। सर एक और भी सवाल यहाँ पर बनता है कि अगर अलायंस की बात की जाए, दो ऑप्शंस आपके पास आए, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से नवाज शरीफ, कौन सा ऑप्शन जो है वो आप बेहतर समझेंगे, जिसको अवेल करना चाहिए? आईपीपी के लिए कौन सी अच्छी ऑप्शन होगी? देखें, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का, इस वक्त ही नहीं हर वक्त, जो इलेक्शन का बैटलफील्ड है ना, इलेक्शन का जो मैदान जंग है वो पंजाब होता है। ठीक है, पंजाब के अंदर तकरीबन आपकी 140 से ज़ायद 141 के करीब सीटें हैं कौमी असम्बली की। तो पंजाब के अंदर भी आईपीपी भी बुनियादी तौर पे पंजाब में ही ज़्यादा मजबूत भी है और पंजाब में ही लोग जनाब एमएनए एमपीए सारे और इलेक्टेबल्स का रुझान भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी तो एज सच कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी का आपको पता है 2008 के बाद, 2013 के बाद तो बिल्कुल वॉश आउट हो गई है। तो बुनियादी तौर पे नेचुरली नवाज शरीफ साहब और नून लीग के साथ ही सारी जो ना वो चीज बनती है और मौका ये तो सिर्फ पंजाब की बात हो रही है ना। पंजाब से बाहर की अगर बात की जाए तब किसको जो है वो कह लें कि अवेल किया जा सकता है? देखिए, लोकल एडजस्टमेंट है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कराची के अंदर अब महमूद मौलवी साहब सिंध के प्रेसिडेंट हैं, वो जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब के मशवरे से अगर ये समझते हैं कि यार पीपल्स पार्टी के साथ कराची के या अंदरूनी सिंध के अंदर कोई एडजस्टमेंट हो सकती है तो वो कर लें, उसमें तो कोई वो नहीं। देखो, मैं एक फिलॉसफी पिछले 2 महीने से पेश कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी रख दूं। सियासतदान और सियासी पार्टी 4 मफादात के लिए काम करती है: जाती मफाद, पार्टी मफाद, आवाम का मफाद, रियासत का मफाद, जिसको मुल्क का मफाद कहते हैं। इन 4 मफादात के लिए पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर वो काम करता है, सियासतदान। अगर कोई इन 4 मफाद के लिए किसी के साथ बैठ नहीं सकता, किसी के साथ निगोशिएट नहीं कर सकता, किसी के साथ टेबल टॉक नहीं कर सकता, किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, तो वो सियासतदान नहीं है, वो सियासी पार्टी नहीं है। तो जनाब हम तो एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे अंदर ना कोई हटदर्मी है, ना कोई हम इंतहा पसंद सियासी जमात है, ना हम कोई दहशतगर्द सियासी जमात है। हम तो जनाब सबको साथ लेके चलने की और रवादारी की सियासत करने के लिए आए हैं। तो हम तो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठने को तैयार हैं इन 4 मफादात के लिए। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़े अरसे से ये गिला कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, हमें कभी मिली भी नहीं खेलने के लिए। हमने कभी इलेक्शन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नॉर्मल जब थी वो कभी खेले ही नहीं। आपकी पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, या आपकी पार्टी मुतमईन है कि हमारे लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है? बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी के इस गिले पे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, तो 15 साल सिंध के अंदर हुकूमत करने के बाद भी, पिछले 16 महीने वज़ीर ख़ारजा रहने के बाद भी, और जनाब 2008 के अंदर इक़्तिदार में रहने के बाद भी, अगर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का दावा और नारा लगाती है, तो ये वही बात है कि 11 बच्चों की माँ अपनी सहेली को कह रही थी मुझे आज तक अपने मियाँ का सच्चा प्यार नहीं मिला। ठीक है ना? तो फिर यही गिला बनता है पीपल्स पार्टी का। सर, ये गिला आपकी पार्टी की तरफ से आ सकते हैं या नहीं आ सकते? अंदर है 15 सालों से। और नहीं, वो कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर ही खेले हैं और उसके बगैर ही हम इक़्तिदार में आते रहे हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है 15 साल, ये लेवल प्लेइंग फील्ड और जनाब आपका लाडलापन है, आपका जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जनाब प्यार मोहब्बत ताल्लुक है, उनकी तरफ से दस्ते शफकत है। आपको 15 साल से सिंध मिला हुआ है, फिर भी तुसी रोना रोंदे हो कि जनाब सानू लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर वो बच्चों की मां वाली गल है। सर, आपकी पार्टी पंजाब के अंदर इलेक्शंस लड़ते हुए कोई सरप्राइज हमें दे सकती है पाकिस्तान की आवाम को, या कह लें कि अभी न्यू कमर जमात समझें और अभी कह लें कि अराइवल ही समझें? अनमोल, आपके प्रोग्राम के अंदर एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर आईपीपी की हुकूमत होगी, अलीम खान साहब वजीर आला होंगे और आईपीपी की हुकूमत होगी। सर, आप मिनिस्टर ही रहेंगे? बात क्या पूछा आपने? सर, आप मिनिस्टर ही रहेंगे? मैंने जो बात कही है ना उसको समझो।
सर मिनिस्ट्री कौन सी आईपीपी की पसंद करेंगे हुकूमत होगी पंजाब के अंदर और वजीर आला अलीम खान साहब होंगे इंशाल्लाह। सर आप कौन सी मिनिस्ट्री लेना इस पे पसंद करेंगे? इस पे 18 फरवरी के बाद मेरे से तूने प्रोग्राम करना है अनमोल। चलो ये आपसे जो है ना हो गया, जो मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ना कि अलीम खान सर साहब आपका दावा बहुत बड़ा है, दावा हमें बहुत बड़ा मिल गया सर। 9 फरवरी का जो एक शो है वो यकीनन आपके साथ बनता है। आप बताएं कि आप मिनिस्ट्री कौन सी लेंगे इलेक्शंस में? पंजाब के अंदर आईपीपी आपके मुताबिक जो है वो जीत रही है। अपनी जात के हवाले से कोई बात नहीं करना चाह रहा, ना मैं करूंगा, लेकिन मैंने जो बात कही है उसको नोट कर लेना, इस क्लिप को संभाल के रख लेना। यकीनन सर जरूर इस क्लिप को संभाल के रखेंगे और देखेंगे कि आईपीपी किस तरह से मैदान मारती है पंजाब के अंदर। फयाजुल हसन चौहान मरकजी तर्जुमान इस्तेकाम पाक हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि नवाज शरीफ को बहुत जगह से जो है वो लाडला कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लाडले बन चुके हैं, इससे पहले लाडला किसी और को कहा जाता था। जितनी आसानियाँ उन्हें मिल रही हैं पाकिस्तान आने से पहले भी मिली और पाकिस्तान आने के बाद भी मिल रही हैं, वाकई में लग रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो लाडले बने जा रहे हैं? नहीं, देखिए मियाँ नवाज शरीफ अवाम के ज़रूर लाडले होंगे, वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के ज़रूर लाडले होंगे, लेकिन आज भी मियाँ साहब जो हैं वोट को इज्जत दो के स्टांस पे खड़े हैं और पूरी जमात खड़ी है। देखिए मियाँ साहब के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, उनको साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, जिस तरह के वो जिस नौयत के केस और जिस तरह उनको सज़ा सुनाई गई, अब वो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। तो आज अगर कानून अपने नॉर्मल रास्ते पे चल रही है और कानूनी तकाजे पूरे हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको आप लाडलापन नहीं कहेंगे, इंसाफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अभी भी अदालतों में उनसे हमें इंसाफ हम तलब कर रहे हैं क्योंकि उनकी सजाएं अभी भी स्टैंड करती हैं। तो ये अदालती मामलात हैं और वो आगे बढ़े, लेकिन जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके पास कोई बयानिया नहीं है, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है अपना, और उनको लग रहा है कि पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ के नीचे मुतहरिक है और वो आगे एक बढ़ रही है, इलेक्शन मुहिम अपनी चला रही है। तो जो उनकी परेशानी है वो उसका इजहार कर रहे हैं इस तरह के बयानों से, और मैं समझता हूँ अपनी पोजीशन को मजीद वीक कर रहे हैं। ठीक है राना साहब, अब तो जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने कहा है कि जो 70 साल के बाबे उन्हें घर बिठा दें, मुझे मौका दे दें, किसी को दूसरी बार या चौथी बार जो आपने वज़ीर आज़म बनाना है मुझे मौका दें, मैं मायूस नहीं करूंगा। तो ये इशारा तो जो है वो वाज़े तौर पर नून लीग की जानिब भी है, नवाज शरीफ की जानिब भी है और बाकी जमातों के जो सरबराह उनकी जानिब भी है। तो क्या कहेंगे उनके इस बयान के ऊपर कि किस तरह से देखते हैं आप उनका ये बयान जो सामने आया है? देखें, मुझे तो ये बड़ा ही कह लें कि बचकाना बयान लगता है, क्योंकि ये सिलेक्शन तो अवाम ने करनी है ना, इसका फैसला तो अवाम ने करना है कि उनको कोई नौजवान चाहिए है या उनको मैच्योर लीडर चाहिए है। तो वो अवाम को बजाय कि ये बताएं कि आप एज के मुताबिक वोट डालें, वो अवाम को बताएं कि वो अवाम के मसले कैसे हल करेंगे, वो अवाम के जो महंगाई के इशू हैं, बेरोजगारी के इशू हैं, वो बताएं। तो ये जो देखें, मुझे नहीं समझ आती कि पीएमएलएन तो जो है वो कीचड़ उछालने वाली सियासत नहीं करना चाह रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास कोई बयानिया ही नहीं है। कभी वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे, फिर वो कहते हैं कि नहीं बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे, फिर वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन रहे हैं। तो आधा वो एक कंफ्यूजन के अंदर है, उनके पास कोई बयानिया नहीं है और उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मैं समझता हूं कि उनको ये कमजोर बयानिया छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी सियासी जमात है, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि उनका कोई बयानिया नहीं है। देखिए, बयानिया वो क्या ला रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बयानिया उनका क्या है कि मियां नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनाया जा रहा है। बयानिया उनका ये है कि नौजवान को वोट डाले, बुजुर्गों को ना डाले। तो ये कोई इलेक्शन का कोई बयानिया तो नहीं है। इलेक्शन का बयानिया तो ये होता है कि वो मुल्क को मसाइल से कैसे निकालेंगे, वो उनके पास प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या और आगे की क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर यही कुछ उनका बयानिया है तो हमें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो हमारी जो कैंपेन है उसके अंदर हम तो इंशाल्लाह मुल्क के मसाइल को जो है कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे। और मियां नवाज शरीफ तो अभी कराची में हम अलायंसेस कर रहे हैं, सिंध में हम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में हम कर रहे हैं, आगे हमने केपीके में करना है। तो हमारी मुहिम बजाय कि हम कीचड़ उछालें दूसरी जमातों पे, हम तो अपनी मुहिम एक अलहदा तर्ज पे चला रहे हैं।
तो मैं समझता हूं कि ये इससे बेनिफिट पीएमएलएन को ही हो रहा है और नुकसान पीपल्स पार्टी को हो रहा है, जिसका मौका बड़ा कमजोर सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है राना साहब, आवाम तो उसी को वोट देगी जिसका जो है कि एक वर्किंग अच्छी हुई होगी। अगर वर्किंग की बात की जाए तो 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं। उस वक्त ये तमाम चीज़ें जो अभी महंगाई का रोना रोया जा रहा है कि महंगाई हो गई है, तब इन चीज़ों को ओवरकम क्यों नहीं किया गया? तब की पॉलिसीज़ कहाँ पर हैं? अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस पार्टी का कसूर था या उस पार्टी का कसूर था, तब क्यों नहीं काम किया गया 16 माह के दौरान? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। महंगाई कम किस तरह होगी? देखिए, महंगाई को कम करने का जो तरीक़ाकार है वो कोई इतना आसान नहीं है। उसमें आपको एक फिस्कल डिसिप्लिन में आना होगा। जो आप इतने बड़े बड़े खसारे कर रहे हैं उनको कम करना होगा। आपको अपने एक्सटर्नल साइड, जो मैक्रो इकोनॉमिक साइड है, उधर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट्स को कंट्रोल करना होगा कि एक्सचेंज रेट जिस तरीके से गिरा है, पाकिस्तान के रुपए की स्ट्रेंथ गिरी है, उसको रोकना होगा। उसके लिए आपको आईएमएफ के मुआहदे को मुकम्मल करना है, क्योंकि वही तरीका है कि आप डॉलर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो दुनिया भर से पूरी कर सकें। अगर आपका आईएमएफ के मुआहदे में आप होंगे तो ये मुमकिन होगा। तो हमने अपने 16 महीने में ये चीजें मुमकिन की। ये जरूर है कि हमें जब हुकूमत मिली तो माशी खाई में डाल के हुकूमत मिली, आईएमएफ के मुआहदे को रद्द करके मिली। उन्होंने एक जाली फील गुड फैक्टर दिया खान साहब ने कि बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी। ये काम हमने नहीं किया। हमने वो फील गुड फैक्टर जो आर्जी होता है वो नहीं किया। हमने मुश्किल फैसले किए। हमने बिजली को महंगा किया, पेट्रोल को महंगा किया, क्योंकि आईएमएफ के मुआहदे को बरकरार रखना था। तो हमने बरकरार रखा। आज उसी का नतीजा ये है कि आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है। आईएमएफ का जो है वो दोबारा से सेकंड रिव्यू हो गया स्टैंड बाय एग्रीमेंट का। तो अगर हम भी जाते जाते माशी खाई में मुल्क को डाल देते तो ये चीजें मुमकिन नहीं होनी थी। तो महंगाई को कम करने का जो सफर है वो तो हमने शुरू कर दिया। वो मुश्किल है। उसके अंदर महंगाई शुरू में बढ़ेगी भी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता काबू में आएगी। तो मैं समझता हूं कि हम उस सफर के ऊपर अब गामजन हैं। सर, बात तो वही है ना कि ये 16 माह के दौरान ये सारी चीज़ों का आउटपुट नज़र क्यों नहीं आया? अभी भी अगर महंगाई की शरह देखी जाए तो कोई खासी कम तो नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी आई ज़रूर है, लेकिन उस तरीके से आम आदमी को जो है वो फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो ये 16 माह की जो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, उसने क्या काम किया फिर 16 माह के अंदर? उसका एक छोटा सा एक ब्रीफ पॉइंट अगर मिल जाए तो। मैंने आपको बताया, मैंने एक नहीं पॉइंट बताया। हमने आईएमएफ का मुआहदा बहाल किया। अब अगर हम वो मुआहदा ना बहाल करते तो फिर आपके रुपए की कदर शायद 500 पे होती। अगर हम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाते तो फिर शायद महंगाई की शुरा जो है वो अभी से 3 गुना ज्यादा होती। तो स्टेबिलिटी का रास्ता क्या है? नंबर 1 आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को बिल्कुल कम किया। 18 अरब पे हमें मिला था, उसको 2.5-3 अरब पे हम ले आए और अभी भी उसको मैनेज किया जा रहा है। इसी तरह फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो अपनाया गया हमने, और आगे का भी यही सफर है। आगे भी आपको इन्हीं चीजों को कंट्रोल करना है। आपने दोनों डेफिसिट्स को काबू करना है। आपने जो होर्डिंग है, प्रॉफिटेरिंग है, उसको काबू करना है, तो आप महंगाई को काबू कर सकेंगे। तो ये सारे काम हमने किए, लेकिन जो मुल्क की माशी हालात हैं, जो दुनिया में हालात हैं, उसका असर जरूर पाकिस्तान पे भी पड़ा। और क्योंकि हमें जो हुकूमत जो जिस तर्ज में मिली वो आईएमएफ का मुआहदा रद्द करके मिली, तो वो हमें बहाल करने के लिए बहुत सारे इकदाम लेने पड़े जो पहले नहीं लिए गए। तो ये सारा मामला है। सर, सियासी इत्तेहादों की अगर अब बात कर ली जाए तो नवाज शरीफ जैसे दौरा बलूचिस्तान उनका कहते हैं कि बहुत कामयाब रहा। काफ़ी जमातों के साथ, काफ़ी लोगों के साथ उनका इत्तेहाद भी हो चुका। सिंध से भी ज़राए का कहना है कि इत्तेहाद जो है वो चल भी रहा है, कोशिशें भी जारी हैं कि कुछ जो जमातें हैं उनके साथ मज़ीद इत्तेहाद भी हो जाए। आपने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो इत्तेहाद का सिलसिला ये जारी रहेगा। तो खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे अगर बात की जाए तो वहाँ पर कौन कौन सी सियासी जमातें ऐसी हैं जिनके साथ इत्तेहाद के चांसेस हैं कि हो जाएंगे? जैसे ही कि हाल ही में परवेज़ खटक ने एक नई सियासी जमात बनाई, तो वो एक बिल्कुल एक पीटीआई अगेंस्ट पार्टी एक आ गई उनके साथ। और मज़ीद कौन सी सियासी जमातें होंगी जिनके साथ इत्तेहाद हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, ये अभी कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन डेफिनेटली जिन जमातों के साथ हम पहले काम कर चुके हैं, जिसमें JUIF है, उसके साथ एक अब बिल्कुल बातचीत का राब्ता भी कायम है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी है। तो आपका उन्हीं जमातों के साथ इत्तेहाद होता है जो एक दूसरे को समझ सकें और मिलकर आगे बढ़ सकें।
तो मैं समझता हूं कि अभी परवेज खटक साहब की जो जमात है, अभी ये कबल अज़ वक्त होगा कि PMLN जो है उनके साथ कुछ करे या ना करे, लेकिन JUIF बिल्कुल उसके साथ हमारा राब्ता भी है, बातचीत भी है, वहाँ ANP भी मौजूद है। तो देखते हैं अब वहाँ जब मियाँ साहब अपना दौरा करते हैं तो मुमकिन तौर पे किन जमातों के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या अलायंस या इकट्ठे चलने की बात हो सकती है, लेकिन उस पर नंबर 1 पे JUIF। सर, ये जो सियासी इत्तेहाद चल रहा है मुस्लिम लीग नून का और बाकी सियासी जमातों का, ये किस पॉइंट पे चल रहा है? ये सीट एडजस्टमेंट पे चल रहा है या मिलकर इलेक्शंस लड़ने के अलावा कोई और भी इसका पॉइंट है जिस पर कह लें कि इत्तेहाद की बातें चल रही हैं? देखिए, मुल्क के जो संगीन मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये एक जमात के हल करने का मसला नहीं है। ये मिल के अगर एक कंसेंसस बिल्डिंग हो तो फिर आप इन मसाइल के ऊपर बेहतर आप कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो इल्हाक होता है या किसी से अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बने तो वो उन्हीं से होता है जिसके साथ आपका डायरेक्ट मुकाबला ना हो। ये ज़्यादातर जो जमातें हैं ये वजारत उज़्मा की कंपटीशन में नहीं है। तो ये एक हम एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं इकट्ठे होके, वोट बैंक बढ़ाते हैं जब आप एक दूसरे का, तो उन जमातों के साथ आपका जो है वो इल्हाक या मुआहदा होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो ये सारा मकसद है और हम सोचते हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत अपने अगर हम एलाइज के साथ लेके आते हैं तो मुल्क के जो संगीन मसाइल हैं, जो आम आदमी के जो मुश्किलात हैं, उनके ऊपर काबू पाने में बेहतरी आएगी अगर एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर आ सके। राना साहब, एक और भी पॉइंट है कि MQM के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस नज़र आ रहा है? क्योंकि पहले इत्तेहाद की बातें हुई, फिर उसे डिनाई कर दिया गया, अब दोबारा से वही बातें शुरू हो गई और आज जो है वो रिसेंट में एक सईद गनी ने एक बयान दिया है कि अब जो है वो MQM मुस्लिम लीग नून के तरले कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या अब नज़र आ रहा है, क्या वजह नज़र आ रही है कि अब MQM दोबारा से तरले करने पर आ गई है नून लीग के? देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आगे मिलके चलने के लिए, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होगी। और अभी तो इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट भी नहीं हुई, इलेक्शन का स्केड्यूल उस तरीके से अनाउंस नहीं हुआ कि कब किसने कागज जमा कराने हैं, उसकी स्क्रूटनी कब होनी और सारे मामलात। तो ये तो अभी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि हमने मिलके इकट्ठे चलना है, कमेटीज फॉर्म हो गई हैं, तो ये चीज़ें उनमें रिफाइन होंगी। तो ये कबल वक्त है और ये जाहिर सी बात है क्योंकि पीपल्स पार्टी इम्पैक्ट होती है इस अलायंस के साथ, तो वो इसकी तनकीद कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि MQM और PMLN मिलके कराची को क्लीन स्वीप करेंगी, हैदराबाद को क्लीन स्वीप करेंगे और एक अच्छा नंबर इन दोनों शहरों से और बाकी सिंध के अंदर भी इंशाल्लाह इस दफ़ा PMLN अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़रूर उसका ख्वाहिशमंद है। फिर पंजाब में जो काफ लीग है उसको लेकर नून लीग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उसके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या उसके साथ मिलकर बैठने पर इलेक्शंस लड़ने की कोई बात हो रही? काफ लीग हमारे कोalition पार्टनर्स रहे हैं, काबीना के अंदर हमने एक ही स्पेस शेयर की है और बिल्कुल इसको मैं रद्द नहीं करूंगा। काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल के अंदर पंजाब में मौजूद नहीं है, तो कुछ सीटों पे तो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ज़्यादा सीटों पे नहीं हो सकती क्योंकि पंजाब भर में हमारे पास कैंडिडेट्स की एक वाफर मिकदार मौजूद है। लोग समझते हैं कि वो PMLN के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पंजाब में कोई बड़े स्केल के ऊपर सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात बहुत कम है। इक्का दुक्का सीट या चंद सीटों के ऊपर ये ज़रूर इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि जैसे प्री इलेक्शंस कुछ दावे किए जाते हैं हर पार्टी की जानिब से, और एक तो रिवायत चलती आ रही कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम लोग बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, इस तरह के दावे जो है वो नून लीग की जानिब से भी सामने आए हैं। तो इनको किस तरह से लेकर चलेंगे, क्या रोड मैप है? क्योंकि अब तो महंगाई की शरह देखी जाए तो आसमान को छू रही है, अब तो वो सिचुएशन नहीं रही जो 2018 या उससे पहले के इलेक्शंस की तरफ रही थी। तो अब किस तरह से लेकर चलेंगे इस सारे मामला को? देखिए, मैं तो समझता हूं कि आपको बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने होंगे पहले 1-2 सालों के अंदर। उसमें टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ आपको बढ़ना होगा। जो लोग टैक्स में अपना हिस्सा नहीं देते उनसे टैक्स लेने होंगे। टैक्स की शरह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स के जो फैलाव है, जो नेटवर्क है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो टैक्स एवेजन है उसको कम करने की ज़रूरत है। इसी तरह हुकूमत जो है वो लिव विद इन योर मीन्स कि अपने वसाइल के अंदर रहना हमें पड़ेगा और फिर ही हम जो है वो मुल्क के अंदर महंगाई को काबू कर पाएंगे।
और इतना कोई आसान रास्ता नहीं है। जहां तक बात है चीजें मुफ्त करने की, मैं नहीं समझता ये मुमकिन होगा कि चीजें आप और सस्ती करें या मुफ्त करें। आप चीजों को ठहराव पहले तो आपको लाना होगा, और उसके लिए मैं समझता हूं कि मुमकिना तौर पे एक और IMF प्रोग्राम में भी जाना पड़ सकता है, और जो है एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनसे आपको उसकी निचकारी करनी होगी। तो ये बहुत बड़े अहदाफ हैं जो आपको पहले साल में ही लॉन्च करने पड़ेंगे। मुल्क आज कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है, तो उसके लिए ये अगर कोई आप कर्जे लेके रिलीफ देना शुरू कर देंगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मुल्क को और माशी दलदल में फंसाएगा। तो मैं समझता हूँ यही रास्ता है, और इसके अंदर अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं तो 1-1.5 साल में आपको बेहतरी महंगाई पे भी नजर आएगी, के बाद आपको इक़्तिदार ग्रोथ में आने पे वाली नजर आएगी। सियासी जमात को कुछ फैसले करने पड़ेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल, रहनुमा मुस्लिम लीग हमारे साथ मौजूद थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे किस तरह नून लीग इलेक्शंस में चलेगी और कौन कौन सी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद जो है वो हो चुका है और हो भी सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने तो कह दिया है कि इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। वो फैसले जो हैं वो होंगे तो सख्त फैसले, लेकिन उनका होना बहुत ज़रूरी है। जबकि IPP रहनुमा ने तो एक बड़ा दावा कर दिया कि पंजाब में मार्का इस बार IPP ही मारेगी और वज़ीर आला अलीम खान होंगे। प्रोग्राम डायलॉग के साथ आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।